नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया था, वो टॉपिक आपको पहले से ही देखा होगा आपने यूट्यूब पर। तो आज हमारे मध्य प्रदेश सहायक कुल सचिव परीक्षा की 2025 के संदर्भ में यूनिट नंबर 1, क्योंकि कुल मिला के 10 यूनिट हैं आपके पेपर नंबर सेकंड में, और पेपर नंबर फर्स्ट में आपके 5 यूनिट हैं। तो पेपर नंबर फर्स्ट का हमारा लेक्चर सुबह 10 बजे हुआ था, और पेपर नंबर सेकंड का आज का हमारा पहला लेक्चर शुरू हो रहा है इस परीक्षा का। ठीक है, इस परीक्षा के संदर्भ में हमारे कोर्स का। तो आपके सिलेबस में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित 10 इकाइयां शामिल की गई हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 जो है उससे हम शुरुआत करते हैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उच्च शिक्षा का अर्थ और उच्च शिक्षा की संरचना और उच्च शिक्षा का प्रकार। ये हमारा अगला लेक्चर होगा। एक ही साथ पूरा टॉपिक को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि काफी विस्तृत टॉपिक है अपने आप में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, पहला लेक्चर, ये हमारी एप्लीकेशन पर है। जो स्टूडेंट हमारा कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए लाइव लेक्चर है ये। लेकिन हम शुरुआत के 4 से 5 लेक्चर यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई पहले हम देख लें कैसा पढ़ाया जा रहा है तभी हम कोर्स ज्वाइन करें। और ये सही बात भी है, अच्छा भी है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये होना भी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको बताया जाए कि सिलेबस पर डिस्कशन किया जाए फिर कहा जाए कोर्स ले लीजिए। नहीं, मत लीजिए। पहले आप देखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित टॉपिक बाय टॉपिक 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर और 4-5 लेक्चर, ठीक है, आपको प्रोवाइड कराए जाए यूट्यूब पर, ताकि आप पढ़ाने का तरीका देख सकें, मटेरियल की क्वांटिटी देख सकें, क्वालिटी समझ सकें कि किस क्वालिटी का मटेरियल है, किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम के अनुकूल है या नहीं है। इन सब बातों पर आप समझ अपनी विकसित कर सकें। उसके बाद फिर आप, अगर आपको सही लगे तो फिर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने डिस्कशन किया था सिलेबस के ऊपर, 10 इकाइयों के ऊपर, कि अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, या आप जॉब करते हैं या हाउसवाइफ हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है अपने आप में ये, जिसमें सीटें लिमिटेड होती हैं, लेकिन अगर पाठ्यक्रम आपका तैयार है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके चयनित होने की, इंटरव्यू तक पहुंचने की। ठीक है, तो हमने आज अपना पहला लेक्चर शुरू किया है। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है, चलिए, तो लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है हमारी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 से 5 वीडियो हमारे शुरुआती लेक्चर के हम यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे इस परीक्षा से संबंधित। अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, आप हमारे मटेरियल को देखिए। जो आपको पढ़ाया जाता है पीपीटी फॉर्म में, वही पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। ये नहीं कि पढ़ाया 10 स्लाइड और दे दी 50 पेज की पीडीएफ कॉपी पेस्ट करके, वो सिस्टम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर स्टूडेंट की एक समस्या आती है इस परीक्षा को लेकर कि इसका पाठ्यक्रम नहीं हो, इसका कोई किताबें उपलब्ध नहीं है। मार्केट में 3-4 किताबें आएंगी, जो याद रखिएगा पक्का फिक्स है। ठीक है, भोपाल की कोई एकेडमी होगी, वो आपको जारी कर देगी 400-500 पेज की किताब 650, 700, 800 रुपए में, और सारा कचड़ा भर के आपको दे दिया जाएगा। फिर आप उस कचड़े में से अपना डेटा काम की बातें निकालेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो 1000 रुपए, 1500 रुपए की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे इसके नाम पर, और वो उसी आपकी बेकार की किताबों से 100-100 क्वेश्चन बनाकर आपको 10 या 15 टेस्ट सीरीज दे देंगे 1000-1500 रुपए में। हमारा कोर्स महंगा है, हमें मालूम है। हमारा कोर्स 3000 रुपीज का है, 3000 रुपए का कोर्स है, जिसमें कंटेंट भी है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें हर एक लेक्चर के बाद 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। संडे के संडे टेस्ट है, इसमें मॉक टेस्ट, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपको संडे के टेस्ट में आपसे 100 क्वेश्चन के रूप में उपलब्ध होगा। इसमें फर्स्ट पेपर भी कवर है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड पेपर भी कवर है पूरा। साथ ही साथ हमारा सिलेबस 10 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपके पास पूरा रिवीजन का समय भी होगा। उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, वो टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, चलिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे कोर्स को तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे 4 से 5 वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कराएंगे। जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर, वो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, लेकिन शुरुआत के 3 से 4 लेक्चर, पूरा कोर्स उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में आज हम 2 टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा उच्च शिक्षा का अर्थ, और दूसरा टॉपिक है हमारा उच्च शिक्षा की संरचना। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा के प्रकार। ठीक है, तो आपके सिलेबस में उच्च शिक्षा की संरचना एवं प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है और इसकी संरचना कैसी है, ये काफी व्यापक टॉपिक है अपने आप में। पहले इस पर फोकस करेंगे।
और कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे उच्च शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं एप्लीकेशन से, ऊपर की साइड देखिएगा या फिर बॉटम में देखिएगा, एक क्लिक कीजिएगा तो आपका चैट बॉक्स ऊपर लिखा आ जाएगा, वहां लिखा आ जाएगा टेक्स्ट हियर। ठीक है, इसके माध्यम से अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिखकर। तो आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आपका प्रश्न मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। तो भारत के संदर्भ में देखें तो उच्च शिक्षा का मतलब क्या है, एक ऐसी औपचारिक शिक्षा। पहली बात तो उच्च शिक्षा कैसी होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। ठीक है, आपके औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, संगठित रूप से दी जाती है, एक संगठित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसी औपचारिक शिक्षा है भारत में। उच्च शिक्षा का मतलब क्या हुआ, ऐसी औपचारिक शिक्षा जो स्कूली शिक्षा 10+2 या इंटरमीडिएट को सफलतापूर्वक करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाती है। यानी एक ऐसी शिक्षा जो स्कूली शिक्षा के उपलब्ध कराने के पश्चात, स्कूली शिक्षा समाप्त होने के पश्चात औपचारिक रूप से आपको उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ पे बात आती है, ये औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा जो संगठित स्तर पर दी जाती है, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से संगठित रूप से एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई शिक्षा को, ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो ये ऐसी शिक्षा है उच्च शिक्षा जो हमारे 12 पास यानी इंटरमीडिएट यानी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात, सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाती है। यह शिक्षा वह स्तर होता है जहां छात्र किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास करता है। स्कूली शिक्षा में देखिए 4 से 5 विषय, 6 विषय, 7 विषय होते हैं, लेकिन ये वो विषय होता है जहां पर हमें, ये वो शिक्षा होती है जहां पर हम स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं कि विशेषित रूप से किसी एक या दो विषय पर अपनी महारत हासिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने एमए किया है तो आपने समाजशास्त्र में एमए किया या पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, तो आपने एक विषय में महारत हासिल करने की कोशिश की है। ठीक है, ये इस प्रकार की शिक्षा होती है। इसके अलावा आसान भाषा में कहें कि उच्च शिक्षा क्या है, तो कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा या शोध कार्य को उच्च शिक्षा में शामिल किया जाता है। क्योंकि उच्च शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, इसलिए कोई ना कोई संस्थान तो होगा, कोई ना कोई कॉलेज तो होगा, विश्वविद्यालय तो होगा जो इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसलिए ये शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री प्रदान की जाती है। इसके अलावा ये जो शिक्षा होती है ये हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पश्चात दी जाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन हमारा शिक्षा का प्रथम स्तर होता है, ठीक है, माध्यमिक स्तर हमारी शिक्षा का दूसरा स्तर होता है, और तीसरा आता है क्या, वो हमारी उच्च शिक्षा बन जाती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शरी क्या है, हमारी हायर एजुकेशन कहलाती है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पश्चात हमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए उच्च शिक्षा को तृतीय स्तर की शिक्षा भी कहा जाता है। इसके अलावा प्राइमरी और मिडिल में, सेकेंडरी में क्या होता है, ये अनिवार्य शिक्षा है। आपने देखा ही होगा, ठीक है, आपके राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना नागरिकों का, हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन चुका है, और सरकार का और अभिभावक का नैतिक कर्तव्य बन चुका है, मौलिक कर्तव्य बन चुका है। लेकिन उच्च शिक्षा परमानेंट नहीं होती, उच्च शिक्षा कंपलसरी नहीं होती। ये कैसी होती है, ये ऐच्छिक होती है, नॉन कंपलसरी होती है। तो सरकार आपको प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना आपका मौलिक अधिकार है, आपका कर्तव्य, आपका अधिकार है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है कि 8वीं कक्षा तक की शिक्षा सरकार को आपको उपलब्ध कराना चाहिए। माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य भी है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। लेकिन उच्च शिक्षा कंपलसरी नहीं होती। जिन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से, ठीक है, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब उच्च शिक्षा प्राइमरी या सेकेंडरी की तरह कंपलसरी नहीं होती, ये नॉन कंपलसरी होती है। इसके अलावा इस शिक्षा के अंतर्गत स्नातक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है। तो ये एक ऐसी शिक्षा है जो सेकेंडरी या प्राइमरी, सेकेंडरी के पश्चात, इंटरमीडिएट के पश्चात दी जा रही है, और जो आप यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, एमफिल तो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है, जो आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, एमबीए करते हैं या बीटेक करते हैं, किसी भी प्रकार की जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल करने के लिए,
उसे हम काय में शामिल करते हैं, उच्च शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो उच्च शिक्षा की संरचना को समझने से पहले, उसके प्रकार को समझने से पहले, उच्च शिक्षा का मतलब क्या है, हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको समझना पहले जरूरी है। अब भारत में जो उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन तंत्र है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है। किसके बाद? सबसे बड़ा सिस्टम है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है हायर एजुकेशन का, वो कौन सा है? वो है इंडिया का, भारत का। तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है उच्च शिक्षा तंत्र के संदर्भ में। इसके अलावा विगत 50 वर्षों की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक हम देखें 1970 के दशक के बाद से, तो विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुना वृद्धि हुई है हमारे देश में। महाविद्यालयों की संख्या कितनी बड़ी है? महाविद्यालयों में 12.5 गुना की वृद्धि हुई है और विद्यार्थियों की संख्या में 600 गुना वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा से जुड़े जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, फैकल्टीज हैं, उसमें 25 गुना की वृद्धि देखी गई है विगत 50 वर्षों में। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में। वैसे हम उपलब्धियों को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे इंट्रो का पोर्शन है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हायर एजुकेशन क्या होती है और हायर एजुकेशन के अंतर्गत हमने किस स्तर पर हैं अभी और वर्तमान में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। उपलब्धि वाला टॉपिक हम अलग से पूरा पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। अभी तो हम उच्च शिक्षा के अर्थ को समझ रहे हैं। अब उच्च शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? पहली बात तो ये, केवल स्कूली शिक्षा का अगला चरण नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी 12वीं पास हो गई तो 13वीं, 14वीं, 15वीं क्लास है, ऐसी नहीं है। ये स्कूली शिक्षा से अगला चरण नहीं होता है, ये व्यक्तित्व के विकास में और ज्ञान की पूर्णता प्रदान करने वाली शिक्षा होती है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं, अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं आ गए, 11वीं पास हो गई, 13वीं में 14वीं 15वीं के लायकी, ऐसा नहीं है। ये स्कूली शिक्षा के आगे की शिक्षा है। स्कूली शिक्षा कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान तक सीमित थी। ये कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन को सर्वाइव करने वाली शिक्षा होती है। यहाँ पे आप किस फील्ड में जाने वाले हैं, किस क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय अपनाएंगे, उस प्रकार की शिक्षा ये जुड़ी होती है। इसके अलावा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है। स्कूली शिक्षा में कहीं ना कहीं हम निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने और परसेंटेज लाने में ही जुड़े रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा में अपना बौद्धिक विकास करते हैं, अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, नई चीजों के लिए तैयार करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं अपनी। इसलिए उस शिक्षा को, ठीक है, स्कूली शिक्षा की तरह नहीं देखा जाता, इसे बौद्धिक विकास की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यह समाज की प्रगति के लिए बड़ी आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा में जुड़ा होता है स्किल्ड। क्योंकि इस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल क्षमता को बढ़ाता है, अपनी स्किल को डेवलप करता है। यह सामान्य ज्ञान के बजाय गहन ज्ञान पे फोकस करती है। इसका पर्पस ये नहीं कि हमारी रैंक कितनी आई है, हमने कितने बच्चों से आगे निकल गए हैं, क्लास में हमारी फर्स्ट रैंक है कि सेकंड रैंक है, जैसा कि स्कूलों में होता है। वो सिस्टम इसमें नहीं होता। यहाँ पर्पस पूरा क्या होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे गहन किया जाए, इंफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचा जाए, नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, याद रखिए, विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना कि कोई चीज है तो क्यों है। स्कूली शिक्षा में हम ऐसा नहीं करते, हम कुछ भी पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, कवि क्या कहता है, कवि ये कहता है। लेकिन हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपना दृष्टिकोण डेवलप करना होता है हमें, किसी भी घटना को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर। इसके अलावा उच्च शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा नई खोज और अनुसंधान से जुड़ा होता है। स्कूली शिक्षा में कोई अनुसंधान नहीं है, जो हो चुका है वो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में हम कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, कोई नया पथ खोजने की कोशिश करते हैं। तो खोज और अनुसंधान से जुड़ी होती है उच्च शिक्षा। तो ये उच्च शिक्षा की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब आती है उच्च शिक्षा की संरचना। तो उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अब बात हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि प्रकार हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, क्योंकि संरचना वाला टॉपिक काफी व्यापक है। और आज के टॉपिक में इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन भी हम यही सॉल्व करेंगे। डेली हम जो पढ़ेंगे उससे संबंधित 20 प्रश्न उसी समय हम सॉल्व करेंगे। तभी चीजें आसान हो जाती हैं, रिकॉल हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है उससे हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है उच्च शिक्षा की संरचना के बारे में। कैसी है संरचना? तो उच्च शिक्षा की संरचना को 2 स्तर पर बांटा गया है, शैक्षणिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर। शैक्षणिक स्तर पर हम बात करें तो शैक्षणिक स्तर पर उच्च शिक्षा की जो संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः 3 पड़ाव होते हैं। पहला होता है स्नातक स्तर,
जिसको हम यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, ये आमतौर पर क्या होती है, 3 से 4 वर्ष की होती है। पहले 3 साल का होता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको 4 वर्ष का कर दिया गया है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक और बात को शामिल किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अलग से पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 में अलग से है आपके। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस यूजी के स्तर पर क्या बदलाव किए गए हैं? इस यूजी के स्तर पर 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम और 3 से 4 साल का डिग्री प्रोग्राम भी इसी में शामिल किया गया है। तो यूजी स्नातक स्तर का मतलब केवल 3 या 4 साल के कार्यक्रम की बात नहीं हो रही है। इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी शामिल होता है और 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम भी इसी में शामिल किया गया है। तो शैक्षणिक स्तर पर, ठीक है, उच्च शिक्षा के 3 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? स्नातक यानी यूजी। दूसरा होता है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का स्तर, स्नातकोत्तर की व्यवस्था कहते हैं। यह सामान्यतः 1 या 2 वर्ष का, पहले 2 साल का होता था, लेकिन आजकल 4 साल का जैसे बीए है तो फिर एमए आपको 1 साल का ही करना होता है। क्लियर है? तो 1 या 2 वर्ष का होता है। ये किसी विशेष विषय से संबंधित होता है, उसमें आप एक्सपर्टीज, अपनी गहरी समझ विकसित करते हैं। जैसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, इसका मतलब आपने काफी गहन समझ विकसित कर ली है उस विषय के बारे में, तभी तो आपने मास्टर किया है, तभी तो आप क्या कहलाते हैं, तभी तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस विषय में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। और तीसरा स्तर होता है, उसे कहते हैं डॉक्टरेट स्तर, यानी डॉक्टर ऑफ पीएचडी होती है, याद रखिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये वो स्तर होता है जहां पर आप शोध को बढ़ावा देते हैं। ये अपने रिसर्च पर आधारित होती है। सामान्यतः 3 से लेकर 5 वर्ष तक का ये समय होता है। क्लियर है? तो ये हमारी पूरी की पूरी रिसर्च पर आधारित होती है। यहां हमने समझ विकसित की है, यहां हमने विषय से संबंधित नए विचारों को, नए दृष्टिकोणों को खोजने की कोशिश की होती है। तो ये होता है डॉक्टरेट स्तर। ठीक है? अब आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले भी एक और स्तर होता था जिसे हम एमफिल कहते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एमफिल के कोर्स को अब समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल नामक कोई भी कोर्स नहीं होता किसी भी विश्वविद्यालय के स्तर पर। तो यह शैक्षणिक स्तर पर उच्च शिक्षा की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं प्रशासनिक स्तर पर कैसे बांटा गया है। ठीक है? अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में इसकी किताबें उपलब्ध नहीं होती है। इसको आपको काफी रिसर्च करके, गहन अध्ययन करके आपको कंटेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है? इसलिए तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला लेक्चर है तो पहला लेक्चर आप बड़ा अच्छा सा कर लिया, उसके बाद फिर आप कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो बीच बीच में हम कई सारे लेक्चर डालेंगे, ठीक है, रैंडमली। शुरुआत में 3 से 4 लेक्चर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसके बाद हम हफ्ते में 1 से 2 लेक्चर और अपलोड किया करेंगे, ताकि आपको लगे कि हर एक यूनिट पर बराबरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? चलिए दीपक जी, बहुत सही। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है दीपक जी? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बड़ा सिंपल है, याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रशासनिक स्तर की हम बात करते हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या है? 3 स्तर होते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? वो आपके किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंतर्गत नहीं होते, वो ऑटोनोमस होते हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, उसे हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है? तो प्रशासनिक स्तर पर उच्च शिक्षा के 3 स्तर हैं। पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है महाविद्यालय और तीसरा है कोर्सेस या इंस्टीट्यूट, यानी पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी शैक्षणिक स्तर पर कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। कौन कौन सा? यूजी, पीजी और पीएचडी। और प्रशासनिक स्तर पर 3 स्तर हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पाठ्यक्रम। ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये उच्च शिक्षा का सबसे शीर्ष संस्थान होता है, सबसे ऊपर। हायर एजुकेशन के मामले में विश्वविद्यालय से ऊपर कुछ नहीं होता। ये उच्च शिक्षा का शीर्ष संस्थान माना जाता है। ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विश्वविद्यालय भारत में सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। अब ये क्या होता है, इसको भी समझना है अच्छे से। केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपने सुना है सागर विश्वविद्यालय जो है, हरि सिंह गौर, श्री हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय जो है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक होता है राज्य विश्वविद्यालय, जैसे आपने सुना जीवाजी विश्वविद्यालय है, ठीक है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय है। ये सब क्या है? ये सब राज्य विश्वविद्यालय है।
तीसरा होता है डीम्ड विश्वविद्यालय, जैसे भोपाल में आपने देखा होगा मैनेट है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ आपके इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है मैनेट, वो क्या है अपने आप में डीम्ड विश्वविद्यालय है। फिर आते हैं निजी विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा, ठीक है, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर निजी विश्वविद्यालय, कई जगह पर देखिएगा, खंडवा के इलाके में, निर्माण के इलाके में ज्यादातर बच्चे इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है, निजी विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा का सबसे टॉप स्तर होता है, शीर्ष स्तर होता है, और विश्वविद्यालय 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से कई बार लोग इंटरनेट पे या यूट्यूब या विकिपीडिया से डेटा निकालते हैं, यही गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, अनावश्यक कुछ भी डेटा भरा पड़ा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर। सबसे अच्छा तरीका है, कहां जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की साइट पे जाइए। शिक्षा मंत्रालय की साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा, तो उस शिक्षा को क्लिक कीजिएगा। वहां पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाता है हायर एजुकेशन का। इसका फायदा क्या है, यहां से आपको सही डेटा मिलेगा। ठीक है, सबसे अच्छा डेटा मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे भारत में अभी कितने विश्वविद्यालय हैं, ये डेटा मैंने कल निकाला है, यानी ये कल तक का सबसे एडवांस डेटा है। तो भारत में कुल मिलाकर 1394 विश्वविद्यालय हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय, तो उसके नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1394 क्या है, विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, इसमें से सेंट्रल विश्वविद्यालय कितने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 56, अभी इसको बड़ा करके भी पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार कॉलेज कितने हैं, 53,169 कॉलेज हैं। इसी प्रकार स्टैंड लोन कितने हैं, ठीक है, पीएम विद्यालक्ष्मी कितने हैं, ये सारा डेटा देखिए भारत सरकार की साइट पर डला हुआ है। तो डेटा को गूगल से या विकिपीडिया से सर्च मत कीजिए, या जो भी आप रामबाण किताब खरीदेंगे, हम इंदौर में, भोपाल से कई सारी एकेडमियां अपनी रामबाण किताबें निकालेंगी, 700 रुपए की, 800 रुपए की, 1000 रुपए की। कई सारे टीचर, अभी कई सारी टेस्ट सीरीज निकल के आएंगी, 500 रुपए की, 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज, जो कचड़ा भर के रखेंगी आपके लिए, और फिर आप उसी डेटा को पढ़ लेंगे। इससे अच्छा है थोड़ी मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट की साइट पे बहुत कुछ डेटा अपडेट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों की। तो विश्वविद्यालय कितने हैं, 1394 विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में भारत सरकार की वेबसाइट पर, जिसमें से सेंट्रल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 56 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य की विश्वविद्यालय कितने हैं सरकारी, वो है 483। इसमें से स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, 529। ओपन विश्वविद्यालय कितने हैं, 17। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं सरकार के, 41। और डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, ये है 89। ये देखिए, ये सारी जानकारी कहां से मिल रही है, सारा डेटा अपडेट कहां से हो रहा है, ये सारा डेटा अपडेट होता है वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट से। तो डेटा को वहां से निकालिए, ये नहीं कि गूगल पे सर्च करने लगे, विकिपीडिया पे सर्च करने लगे, ऐसे सर्च मत कीजिएगा, सरकार की संस्थानों से निकालिए डेटा। इसलिए आपके नोट्स पे भी हमने इसी फोल्डर को लगा दिया है, ताकि आपके पास जो नोट्स पहुंचेगा वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सब पढ़ेंगे स्टेलॉन क्या होता है, आरएनडी कितने हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कितने हैं। अब देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कितने हैं, 262 हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा आपके कैमरे के चलते। तो 262 क्या है, आरएनडी है, अनुसंधान संस्थान है हमारे पास। इसके अलावा देखिए एम्स कितने हैं, कुल मिलाकर 20 एम्स हैं। कई लोग तो इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, 18 हैं कि 20 हैं कि 22 हैं। अरे सीधा गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, वहां जाके पता कर लीजिए, ये पूरा पेज गवर्नमेंट की साइट पे डला हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अलावा आईआईटी कितने हैं, कुल मिलाकर 23 आईआईटी हैं। एनआईटी कितने हैं, कुल मिलाकर 31 एनआईटी हैं। ठीक है, ट्रिपल आईटी कितने हैं, 25 ट्रिपल आईटी हैं। आईएसआई कितने हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक ही है, बस याद रखिएगा। स्कूल एंड प्लानिंग आर्किटेक्ट्स कितने हैं, 3 संस्थान हैं। अब कभी कभी पीएससी में ऐसे ही डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने संस्थान, सॉरी भारत में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट कुल मिलाकर कितने संस्थान है, 3, 5, 7, 2। आंसर लगाइए, 3 हो गया। पेपर कहां से बिगड़ेगा, अगर आपको सही जगह से डेटा लिया है और आपने सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर तैयारी की है तो फिर दिक्कत नहीं है। मालूम है कि भाई पोस्ट बहुत कम होती है, बहुत तैयारी करने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि हम 100% कोई नहीं हो सकता इसमें। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट और सेकंड पेपर की पूरी 10 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाएं तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। और एक हमने रामबाण किताब खरीद ली है 700-800 रुपए की, कोई भी होती ना किसी भी किताब, बस केवल कवर पेज देख के किताब खरीद ली है, तो उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये सारे संस्थान अभी हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उच्च शिक्षण संस्थान, ये सारे संस्थानों को डिटेल पढ़ना है आपको
कि भाई एनआईटी क्या होता है, कब स्थापित हुए, कुल कितने एनआईटी हैं, कैसे स्थापित होते हैं, हर चीज को डिटेल पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसी प्रकार आईआईएम कितने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, कुल मिलाकर 21 हैं। ठीक है, एनआईडी कितने हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कितने हैं, 5 हैं। इसके अलावा आईआईएसईआर कितने हैं, 7 हैं। एनआई निफ्ट कितना है, 1 है। ये सारे डेटा आपको कहां से मिल रहा है, सारा डेटा आपको मिल रहा है सरकार की वेबसाइट से। ठीक है, तो ऐसे डेटा को अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कीजिए। इसी कारण से आपके नोट्स में हमने ऑथेंटिक डेटा को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। गूगल से सर्च कर कर आपको नोट्स नहीं बना के दिए जाएगा, आपको परफेक्ट नोट्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसकी किताबें मार्केट में नहीं होती, 4 साल में एक बार पेपर होता है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, विश्वविद्यालय की बात करी थी। और विश्वविद्यालय कितने हमने देखे, 4 स्तर होते हैं, केंद्रीय, राज्य, ठीक है, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। कुल मिलाकर कितने हैं, कुल मिलाकर 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, ये सीधा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की जाती है। संसद एक कानून बनाकर, एक एक्ट बनाकर इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, जो उसके विजिटर होते हैं, याद रखिएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर कौन होते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा इसका जो पूरा बजट होता है वो कौन खर्च करता है, वो पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकार इसमें 1 रुपए पैसा खर्च नहीं करेगी। केंद्र सरकार के संस्थान है, केंद्र सरकार ही इसका पूरा बजट और पूरा खर्चा वहन करती है। इसके विजिटर कौन होते हैं, इसके विजिटर राज्यपाल नहीं होते हैं। भले ही केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्यों में हैं, जैसे हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है सागर में, मध्य प्रदेश के, तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल उसका कोई भूमिका नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी राष्ट्रपति उसकी विजिटर होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये राज्य विधानमंडल के अधिनियम से नहीं बने हैं, ये संसद के अधिनियम से बनते हैं। ये विश्वविद्यालय क्या होते हैं, इसमें जो प्रवेश परीक्षा होती है, तो पहले तो देखा होगा आपने, जेएनयू का अलग परीक्षा होती थी, बीएचयू की अलग होती थी, एएमयू की अलग परीक्षा होती थी। अब क्या आ गया, अब आ गया सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, या हम कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या होता है, 12वीं के बाद 12वीं के अंकों के बजाय सीयू2 के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन किया जाता है। तो आप पहले कहते थे कि 97%, 99% के बेसिस पर हो रहा है, या जेएनयू का पेपर अलग होता था, बीएचयू का पेपर अलग होता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था। अब सबको हटा दिया गया और सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम का एक परीक्षा होती है। इसके पश्चात क्या होता है, इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। और 2024 में 13 लाख से अधिक बच्चों ने इस टेस्ट को दिया था विश्वविद्यालयों में शामिल होने के लिए। तो ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय के स्तर पर। तो विश्वविद्यालयों में पहला कौन सा आ गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय। 56 विश्वविद्यालय केंद्रीय, याद रखिएगा। फिर आते हैं राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो कितनी है पूरे भारत में, 483 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये डेटा कहां से आया है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत डेटा उपलब्ध है, याद रखिए। ठीक है, कुल मिलाकर 483 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये कौन संचालित करता है, इसे राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब राज्य सरकार संचालित कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है, राज्य विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम से ये स्थापित होते हैं। तो केंद्र के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे वो संसद के अधिनियम से स्थापित होते हैं, इसलिए उसमें विजिटर कौन होते हैं, उसमें विजिटर राष्ट्रपति होते हैं। ये राज्य विधानमंडल के अधिनियम से स्थापित होते हैं, इसलिए इसमें विजिटर तौर पर राज्यपाल होते हैं। और इसे क्या कहते हैं, राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि भाई राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं इनके कुलाधिपति कौन है, तो कुलाधिपति कौन होंगे, याद रखिए राज्यपाल होते हैं। क्लियर। इसके अलावा इनकी फंडिंग यानी इनको वित्तीय सहायता कहां से मिलती है, बजट कहां से मिलेगा, इन्हें बजट 2 जगहों से मिलेगा। पहला तो राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो बजट एक ही तरीके से मिलता है, भारत सरकार ही पैसा देती है उस बजट के माध्यम से। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी को या राज्य विश्वविद्यालयों को 2 सोर्स होते हैं पैसे के। एक तो राज्य सरकार अपने बजट में से पैसा देती है, और दूसरा यूजीसी भी क्या करता है, यूजीसी का नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय भी अनुदान देता है समय समय पर, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए और कहीं ना कहीं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसका मतलब राज्य विश्वविद्यालय 2 तरीके से फंडिंग प्राप्त करते हैं, एक तो राज्य सरकार के बजट से प्राप्त होते हैं और दूसरा, ठीक है, यूजीसी के अनुदान पर निर्भर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय क्या होते हैं, इन्हें अपने संबद्ध कॉलेज स्थापित करने की अनुमति होती है। जैसे भोपाल की हम बात करें, मैं भोपाल में रहता हूं, तो हमीदिया कॉलेज है, गीतांजलि है, ठीक है, कई सारे जो नवीन कॉलेज है, एमएलबी है,
ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी कॉलेज जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? बरकतुल्लाह से जुड़े हुए हैं, यानी बरकतुल्लाह से समृद्ध कॉलेज कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये निजी राज्य विश्वविद्यालयों को अपने से संबंधित ऐसे कॉलेजों को मान्यता देने का अधिकार होता है। अब ये कैसे दिया जाता है, इस सबको हम राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम जब पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा आता है हमारा निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 529 हैं, याद रखिएगा। ये विश्वविद्यालय कैसे स्थापित होते हैं? ठीक है, ये किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के द्वारा संचालित होते हैं। तो कंपनी अधिनियम आपको मालूम ही होगा, कंपनी अधिनियम के सेक्शन 9 के 8 के तहत, ठीक है, इन्हें स्थापित किया जाता है। या तो ये सोसाइटी के रूप में स्थापित हो सकते हैं, ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो सकते हैं, या कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 8 के तहत स्थापित होते हैं। ठीक है, इन्हें राज्य विधानसभा के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार ने कोई कानून पास किया हर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। राज्य सरकार ने नियम लागू कर दिया, एक अधिनियम बना दिया कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय के स्थापित करने का नियम क्या होगा स्टेट लेवल पर। तो राज्य की विधानसभा ने कानून बना दिया, अधिनियम बना दिया, और उसी अधिनियम का पालन करते हुए ये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। लेकिन यूजीसी, याद रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात रखिएगा, किसी भी निजी विश्वविद्यालय को भले ही वो राज्य के विधानसभा के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है, अधिनियम का पालन करते हुए स्थापित हुआ है, लेकिन उन्हें यूजीसी के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड स्टैंडर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2003 का पालन करना अनिवार्य होता है। इसका मतलब भले ही आप राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित हुए हो, लेकिन फिर भी आपको यूजीसी के इस नियम का 2003 का जो रेगुलेशन है इसका पालन करना ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इनको सहायता कैसी मिलेगी? नहीं, इन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राइवेट हैं, और प्राइवेट हैं तो यानी सरकार इस पे कोई इंटरफेयर, सरकार इनको कोई पैसा प्रोवाइड नहीं कराएगी, यूनिवर्सिटी इन्हें कोई अनुदान प्रदान नहीं करेगी। ये अपने परिसर के बाहर ऑफ कैंपस में सेंटर नहीं खोल सकते। ठीक है, विशेष अनुमति से अगर सरकार की अनुमति मिल जाए, यूजीसी की अनुमति मिल जाए तो बात अलग है। नॉर्मल केसेस में ये विश्वविद्यालय अपने से बाहर समृद्ध कॉलेज नहीं खोल सकते। जैसे बरकतुल्ला के नीचे आपके देखा जाए तो हमीदिया कॉलेज है, एमएलबी है, ठीक है, गीतांजलि है, नवीन है, ठीक है, कई सारे कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू आपके कॉलेज है, कई सारे कॉलेज है भोपाल में जो बरकतुल्ला के से संबंध है। लेकिन अपने कैंपस से बाहर ये किसी भी प्रकार की संस्था को स्थापित करने की अनुमति इन निजी विश्वविद्यालयों को नहीं होती। इसके अलावा ये कॉलेजों को एफिलिएटेड नहीं कर सकते, केवल कैंपस के भीतर ही शिक्षा दे सकते हैं। ये किसी भी बिल्डिंग को या किसी शहर के बाहर अपने कैंपस से बाहर किसी प्रकार की संस्थान स्थापित नहीं कर सकते। तो ये निजी विश्वविद्यालयों के कुछ नियम भी आपको क्लियर होने चाहिए, और 2003 का रेगुलेशन इन पर लागू होता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी के 2003 के रेगुलेशन के आधार पर स्थापित होते हैं या राज्य विधानसभा के अधिनियम से। तो स्थापित तो राज्य विधानसभा के अधिनियम से होते हैं, लेकिन इन्हें रेगुलेशन किसका मानना पड़ेगा? राज्य के विधानसभा के अधिनियम का पालन भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यूजीसी के 2003 के रेगुलेशन का पालन भी करना पड़ेगा। अब आते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। ये क्या होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? कुल मिलाकर है 41। ये हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं की। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी 89 से ज्यादा है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 41 हैं। यानी ऐसे संस्थान जो पहले ही किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, लेकिन और अपनी उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण अब क्या हो चुके हैं? अब वो स्वायत्त हो चुके हैं। यानी पहले वो किसी विश्वविद्यालय से समृद्ध थे, लेकिन अपनी गुणवत्ता को उन्होंने इतना हाई लेवल पर बढ़ा लिया, अपनी उच्च गुणवत्ता के चलते इनको क्या कर दिया गया? इनको ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया गया, स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब स्थापना क्या हुआ? इन्हें यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। यानी ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से पहले क्या थे? जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? इनको अच्छी गुणवत्ता के चलते इनको ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया गया। और जब इनको ऑटोनोमस का दर्जा मिल गया तो वर्तमान में फिर क्या हुआ? इनको विश्वविद्यालय का दर्जा चाहिए था। तो दर्जा कैसे मिलेगा? यूजीसी की जो सिफारिश होनी चाहिए, यूजीसी की सिफारिश पर कौन देगा? शिक्षा मंत्रालय। यूजीसी नहीं देता है, यूजीसी केवल रिकमेंडेशन करता है। तो यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इन्हें क्या दर्जा दे दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन कई बार उलझा के पूछे जाएंगे और गलतियां हो सकती हैं। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसे मिलेगा?
पहली बात चलती हुई विश्वविद्यालय कॉलेज को संस्थान को ही मिलता है पहले से, याद रखिएगा। दूसरा कौन देगा? शिक्षा मंत्रालय देगा। किसकी सिफारिश पर देगा? ठीक है, यूजीसी की सिफारिश पर देगा। कौन से अधिनियम के तहत देगा? यूजीसी अधिनियम 1956। कौन सी धारा? धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं सरकार के? अगर हम सरकारी स्तर पे बात करें तो 41 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अब नवीनतम नियम क्या कहता है? ये तो धारा 3 के तहत मान्यता मिल गई, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के अधिनियम के अंतर्गत, यूजीसी की सिफारिश पर। अब यूजीसी रेगुलेशन 2023 लाया गया। ठीक है, तो 2023 में नियम चेंज हो गया, नियम में कुछ परिवर्तन किया गया। तो 2023 में यह कहा गया है कि संस्थान कम से कम कितना होना चाहिए? 20 साल पुराना होना चाहिए। साथ ही साथ उसको नेक ग्रेडिंग, अभी हम पढ़ेंगे नेक के बारे में। नेक का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है। नेक की ग्रेडिंग मिली होनी चाहिए। कौन सी ग्रेडिंग? ए या ए से ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ एनआईआरएफ क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। तो शिक्षा मंत्रालय की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, इसमें टॉप 100 में उसका नाम होना चाहिए और इनके पास कम से कम 5 शोध विभाग होने चाहिए, तब जाके डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। पहले ये नहीं था। पहले आपको गुणवत्ता अच्छी है, आपको स्वायत्तता प्राप्त हो गई है, यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय ने दर्जा दे दिया धारा 3 के तहत। लेकिन 2023 में जो नियम चेंज हुआ, उसके बाद से क्या हो गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा? जब संस्थान कम से कम 20 साल पुराना हो, जिसे नेक की ग्रेडिंग में ए या इससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हुआ हो, जिसे शिक्षा मंत्रालय की एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप 100 में पहले से स्थान मिला हुआ हो। ठीक है, और जिसके पास कम से कम 5 शोध विभाग हो, रिसर्च आपके डिपार्टमेंट हो, कम से कम 5 मिनिमम, तब जाके तब उस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा स्तर। अभी हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। शैक्षणिक स्तर 3 भागों में बटा है उच्च शिक्षा का। कौन कौन सा? यूजी, पीजी और पीएचडी। और प्रशासनिक स्तर पर 4 भागों में बटा हुआ है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है, अभी आपने देखा था, और आपके विश्वविद्यालय, राज्य विद्यालय, और आपके महत्वपूर्ण आता है आपका पाठ्यक्रम। 3 भागों में बटा हुआ है। तो विश्वविद्यालय पूरा हो गया। और विश्वविद्यालय भी कितने होते हैं? 4 स्तर पे होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, ठीक है, तो उच्च शिक्षा में सबसे पहले हमने क्या देखा? विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा का स्तर होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई एक महत्वपूर्ण होता है कि विश्वविद्यालय में भी 4 होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। यहां तक पूरा क्लियर हुआ। अब आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल क्या है? वो है कॉलेज, यानी महाविद्यालय की बात करें तो महाविद्यालय क्या होते हैं? ये हमेशा किससे जुड़े होते हैं? विश्वविद्यालयों से समृद्ध होते हैं, याद रखिए, उससे जुड़े होते हैं। और ये समानता स्नातक और स्नातकोत्तर यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। अब देखते हैं कॉलेजों का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्योंकि संरचना को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आपने विश्वविद्यालय की संरचना को समझा, अब देखिए कॉलेजों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पहली बात तो कॉलेजों की संख्या कितनी है? 53,179। ये क्या है? कॉलेजों की संख्या है। ये किसका, कहां से डेटा लिया गया है? शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर यही डेटा उपलब्ध है। और जो डेटा शिक्षा मंत्रालय की साइट पर है, तो गूगल क्या कहता है, विकिपीडिया क्या कहता है, चैट जीपीटी क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पीएससी का क्वेश्चन पूछती है और ये ऑप्शन आता हो, आप ऑप्शन सही करते हैं और पीएससी गलत कर भी दे, तो आपके पास शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। उससे अच्छा वेरीफाई कोई भी नहीं हो सकता। तो गूगल झूठा साबित हो सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट झूठी साबित नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी डेटा को अच्छी जगह से, अच्छे सोर्स से ही प्राप्त कीजिएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ दीपक जी, सुकृति जी, क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा बेटा। यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल कोशिश की जा रही है कि इसको, क्योंकि फैला हुआ टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसलिए हमने उस शिक्षा के प्रकार को अगले लेक्चर पर रखा है, ताकि पहले संरचना को समझ लिया जाए, ताकि प्रकार वाले टॉपिक को फिर और आसानी से समझना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कॉलेजों का वर्गीकरण। तो कॉलेज कितने प्रकार, कॉलेजों की संख्या कितनी है? 53,189 कॉलेज हैं। ठीक है, अब इन कॉलेजों में भी क्या होते हैं, इसको देखिए। एक होते हैं स्टैंड अलोन संस्थान। स्टैंड अलोन संस्थान क्या होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 16,518 है, अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें ITI है, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज होते हैं, ये सब स्टैंड अलोन कहलाते हैं। अभी हमने देखा भी था इसके बारे में।
तो स्टैंड अलोन संस्थाओं की संख्या कितनी है? 16,518 है। ये क्या होते हैं, अभी इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में जो कॉलेज का सिस्टम है, अभी तो हमने संख्या देख ली कि कितने कॉलेज हैं और इसमें से स्टैंड अलोन कॉलेज कितने होते हैं। अब कार्यप्रणाली की बात करें तो कॉलेजों की 3 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी हैं? 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं। पहला होता है समृद्ध कॉलेज, ठीक है। समृद्ध कॉलेज मतलब एफिलेटेड कॉलेज होते हैं जो किसी विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय जो हैं वो इस प्रकार के कॉलेज नहीं खोल सकते, याद रखिएगा। तो ये कॉलेज क्या होते हैं? विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। ये अपनी डिग्री खुद नहीं दे सकते, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमेशा, ये अगर आप जैसे मान लीजिए हमीदिया कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई तो हमीदिया में करेंगे, लेकिन जो डिग्री मिलेगी तो आपको बरकतुल्लाह की मिलेगी। विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है, कॉलेज की डिग्री नहीं होती है, याद रखिएगा। तो ये अपनी डिग्री खुद नहीं देते हैं, डिग्री हमेशा विश्वविद्यालय की मिलेगी। ये केवल आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे, ये आपकी परीक्षा कराएंगे, विश्वविद्यालय करेगा, और कॉलेजों को केवल पढ़ाई का काम करना है। तो पाठ्यक्रम भी ये तय नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय तय करेगा जिस विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं, एफिलेटेड हैं। तो जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो विश्वविद्यालय ही इन कॉलेजों का पाठ्यक्रम तय करेगा, इनके लिए परीक्षा करवाएगा। इनका काम केवल क्या है? इनका काम होता है केवल पढ़ाई करवाना। जैसा कि सामान्यतः ज्यादातर सभी जिलों में, सभी तहसीलों में जो कॉलेज होते हैं सरकारी, वहां पे देखा ही होगा, वो सभी इसी प्रकार के कॉलेज होते हैं। यहाँ इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा, परिणामों के लिए विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने की, याद रखिए, आवश्यकता होती है, ठीक है। ये केवल विश्वविद्यालयों के नियमों का पालन करते हैं, ना तो ये अपना पाठ्यक्रम तय करेंगे, ना तो ये किसी प्रकार की परीक्षा कराएंगे, किसी प्रकार का टेस्ट कराएंगे, ये ना तो केवल परिणाम जारी करेंगे। ये केवल क्या करेंगे? केवल कोर्स पूरा कराएंगे, पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे, पाठ्यक्रम तय नहीं करेंगे। तो अगर आपने हमीदिया में पढ़ाई की है, आपने किसी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करी है, इंदौर में, ग्वालियर में, कहीं पे भी, तो आपका जो विश्वविद्यालय है, डिग्री आपकी उसकी मिली है। क्लियर है तक? चलिए, तो ये तो हो गया कॉलेजों का पहला स्तर जो होता है। अब यहाँ पे जो आया है कि सरकार का एक, आपने देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नियम आया। सरकार ने कहा है कि जो संबद्धता जो होती है, एप्लीकेशन जो होता है, सरकार ने इसको, प्रणाली को खत्म करने का लक्ष्य रख दिया है। कब तक खत्म की जाएगी? आने वाले 15 वर्षों में, यानी 2035 तक इस प्रकार के कॉलेजों को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कॉलेजों को ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। यानी कॉलेज का अपना कैंपस होगा, कॉलेज खुद ही अपनी पाठ्यक्रम तय करे, खुद ही परीक्षा कराए और खुद ही डिग्री दे दे। सीधी सी बात है। यानी नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसमें लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 15 वर्षों में, क्योंकि 2020 में आई थी, और 2020 के अनुसार 15 वर्ष मतलब 2035 तक इस व्यवस्था को पूरी तरह से क्या करना है? समाप्त करना है, ताकि हर कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाला कॉलेज बने, या वो किसी विश्वविद्यालय का हिस्सा बन जाए। खत्म काम, ठीक है। यानी ये या तो वो खुद ही स्वायत्त, ऑटोनोमस हो जाए, खुद ही अपना पाठ्यक्रम तय करे, खुद ही अपनी डिग्री बांटे, खुद ही अपने आपका परीक्षा ले ले, या तो फिर वो क्या बन जाए? या तो किसी विश्वविद्यालय से जुड़ जाए। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये संबद्धता खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरे स्तर के कॉलेज होते हैं, वो होते हैं ऑटोनोमस कॉलेज, यानी स्वायत्त कॉलेज होते हैं, स्वायत्त संस्थान है अपने आप में। तो यूजीसी के स्वायत्त कॉलेज विनियमन अधिनियम 2023 के अनुसार जिन कॉलेजों को नैक की रेटिंग मिली है, नैक की रैंकिंग में ए ग्रेड मिला होता है, ठीक है, ऐसे कॉलेज स्वायत्त कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कॉलेज डीएवी में, यानी दुर्गावती में, या बरकतुल्लाह या जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन नैक की रैंकिंग में जो रैंकिंग मिलती है, नैक की ग्रेडिंग मिलती है, उसमें आपके कॉलेज को अगर एक सर्टिफिकेट, ए का क्या मिल गया? ग्रेड मिल गया, ग्रेड ए मिला है, तो ये कॉलेज क्या कर सकता है? यूजीसी का जो स्वायत्त कॉलेज अधिनियम है, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट है 2023 का, उसके तहत ये आवेदन कर सकता है। किसके सामने? यूजीसी के सामने। यूजीसी के लिए आवेदन कर दिया। अगर आवेदन कर दिया और मान्यता मिल गई तो क्या होगा? ऐसे कॉलेजों को अपना पाठ्यक्रम, अपनी परीक्षा खुद तय करने का अधिकार होगा। डिग्री अभी भी किससे मिलेगी? डिग्री अभी भी विश्वविद्यालय की मिलेगी, लेकिन ये अपना पाठ्यक्रम और अपना परीक्षा खुद लेंगे। इन्हें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय के, ठीक है, परीक्षा प्रणाली से इनका कोई संबंध नहीं होगा। बस जो डिग्री आएगी, उस डिग्री पर विश्वविद्यालय की मान्यता होगी, विश्वविद्यालय का नाम अंकित होगा। बाकी किसी भी मामले में विश्वविद्यालय इनके किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे भोपाल में कॉलेज है, नूतन कॉलेज, 6 नंबर स्टॉप पर, वो अपने आप में क्या है? ऑटोनोमस कॉलेज है। वो अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम, अपनी परीक्षा खुद कराता है, लेकिन जब पास होते हैं बच्चे, गर्ल्स कॉलेज है, तो डिग्री कौन सी मिलती है? बरकतुल्लाह की मिलती है। तो इसे कहते हैं ऑटोनोमस कॉलेज। क्लियर हुआ?
तो ये नियम जो है 2023 का, इस नियम को भी अलग से पढ़ेंगे हम, क्योंकि 2023 के इस नियम के बाद से कई सारी चीजें बदल गई हैं। इसी नियम के बाद से देखिए बड़े पैमाने पर हम देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो नियम अभी आपने पढ़ा, ठीक है, चेंज हुआ है। तो 2023 का जो रेगुलेशन एक्ट लाया गया है, इसको अलग से हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। अब स्वायत्त कॉलेज के नियम क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो यूजीसी के जो ग्रेडेड एनाटॉमी या ऑटोनोमस की बात हम करते हैं, जो नियम लागू होता है, तो जिन कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के पास स्कोर कितना होना चाहिए, नेट का 3.51 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को अपना पाठ्यक्रम, अपनी फीस तय करने की आजादी प्राप्त हो जाती है। ये नए नियम लाए गए हैं। तो पुराना नियम क्या था, 2023 का नियम है, तो यही नियम व्यवस्था की गई है कि आपको नेट का कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, ए ग्रेड मिलना चाहिए, और कौन सी नंबर मिलना चाहिए, स्कोर कितना होना चाहिए आपका, 3.51 स्कोर होना चाहिए। पेपर और टफ करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्वायत्त कॉलेज का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, पहली बात तो नैक की रैंकिंग होनी चाहिए ए प्लस या ए ग्रेड मिलना चाहिए, और स्कोर कितना होना चाहिए, 3.51 का स्कोर होना चाहिए। तब जाके ऐसे विश्वविद्यालयों को या ऐसे कॉलेजों को क्या मिलेगा, अपना पाठ्यक्रम, अपनी फीस तय करने का अधिकार, अपनी परीक्षा कराने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त करने के लिए 2023 के इन्हीं नियमों को मानना होगा। अब आते हैं, तीसरा स्तर होता है घटक कॉलेज। तो पहला कौन सा हो गया, समृद्ध कॉलेज एफिलेटेड, दूसरा हो गया ऑटोनोमस, और तीसरा होता है घटक कॉलेज। ये कॉलेज क्या होते हैं, ये सीधे विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय का हिस्सा माने जाते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लें, आपको डिग्री हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय की ही मिलेगी, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। यानी वो कॉलेज नाम का है, बस है वो किसका कैंपस, वो आपके दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कैंपस कहलाएगा। यानी आप पढ़ाई काय में कर रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट कहलाएंगे, याद रखिएगा। इसे कहते हैं घटक कॉलेज। इसकी संख्या कितनी है, 2448 भारत में ऐसे घटक कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये कुछ मालूम होना चाहिए किसके बारे में, कॉलेजों के संबंध में, कि कॉलेज भी 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, इसकी संरचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दीपक जी, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे बात आती है स्थापना और मान्यता की। किसकी स्थापना की, यहां कोई हम बात संबद्ध कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम घटक कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोनोमस कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक किसी नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कॉलेज खोलना है, कॉलेज की स्थापना करनी है, मान्यता लेनी है, तो क्या नियम होंगे। तो किसी भी नए महाविद्यालय को शुरू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त क्या है कि सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए संस्थान, यानी वो एक पंजीकृत संस्था हो और आपके गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट होना चाहिए। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा, भूमि संबंधी नियम क्या है, शहरी क्षेत्र में कम से कम 2 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 5 एकड़ की भूमि अनिवार्य है। लेकिन ये नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। भाई पहाड़ी इलाकों में संभव नहीं हो पाता, ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संभव है क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में संभव है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन सिक्किम में ये नियम लागू नहीं हो सकता, गोवा में ये नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए राज्यों के हिसाब से ये नियम बदल सकता है। यानी कॉलेज स्थापित करने के लिए, कोई भी नया महाविद्यालय स्थापित करने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए पहला नियम क्या है कि आपको नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ की और ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है ये नियम वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तीसरा, आपको मान्यता कहां से मिलेगी, आपको यूजीसी की जो नियम अधिनियम है 1956 का, उसकी धारा 2F और 12B के तहत कॉलेज के रूप में आपको फंड प्राप्त करने और मान्यता के लिए धाराओं के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको यूजीसी के से फंड चाहिए और यूजीसी मान्यता चाहिए, तो आपको इन 2 धाराओं के तहत पंजीकृत कराना होगा यूजीसी के समक्ष। कौन सी धारा, धारा 2F और धारा 12B के तहत आपको अपने आप को पंजीकृत कराना होगा यूजीसी के समक्ष। इसके अलावा फैकल्टी का नियम क्या होगा, कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता जो होगी वो यूजीसी के अकॉर्डिंग होगी। और यूजीसी क्या कहता है कि नेट या सेट या पीएचडी होना अनिवार्य है, खासकर नेट और पीएचडी होना अनिवार्य है। अगर आपकी फैकल्टी अगर नेट या पीएचडी नहीं है तो आपके संबंध में कॉलेज में वो टीचर के रूप में, फैकल्टी के रूप में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। और उनका वेतनमान क्या होगा, उनका वेतनमान पे स्केल जो होगा वो राज्य के और यूजीसी के नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो भले ही आप प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़वा रहे हैं या आपने प्राइवेट कॉलेज खोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिहाड़ी मजदूरी करवाएंगे, टीचरों को भर्ती कर लेंगे, राह चलते किसी को भी बुला के पढ़ाने लगेंगे 200 रुपए 300 रुपए के लेक्चर पे।
आपको यूजीसी के फैकल्टी नियमों को मानना अनिवार्य होगा। यानी आपकी फैकल्टी कम से कम नेट या पीएचडी होनी चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। आपको जो पे स्केल होगा वो आपको राज्य का जो पे स्केल है या यूजीसी का जो पे स्केल है उसके नियम के अनुसार उनको वेतन देना होगा। तो ये सारी शर्तें अगर पूरी करते हैं तब जाके महाविद्यालय शुरू हो पाएगा। क्लियर है? तो हमने देखा था कि भाई प्रशासनिक स्तर पर उच्च शिक्षा की संरचना कैसी है, 3 स्तर हैं। पहला क्या था? पहला था विश्वविद्यालय, दूसरा कॉलेज और तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब जो कोर्सेज चलते हैं, जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, जैसे हम कहते हैं आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, ये क्या है? ये कोर्स हैं, ये पाठ्यक्रम है। ये किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज से जुड़े हुए नहीं है, याद रखिएगा। इन्हें तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये उच्च शिक्षा के तीसरा स्तर है। तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बाद तीसरा स्तर क्या है? कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन। तो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट संस्थान शामिल होते हैं, जैसे आईआईएम है, आईआईटी है, ठीक है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब विशिष्ट कौशल या व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जहां पे विशिष्ट स्किल की बात की जाती है, जहां पे वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, जहां पे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। उस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं, संस्थान होते हैं, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ठीक है। अब इसमें भी देखिए वर्गीकरण कैसे किया गया है। इन्हें वर्गीकरण किया गया है 2 तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शब्द लाया गया था। पहला वर्गीकरण है, इसे कहते हैं स्टेम। अब कभी कभी आपसे हो सकता है स्टेम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। यानी जो पाठ्यक्रम या कोर्सेज की बात हो रही है, ये 2 प्रकार के संस्थान होते हैं इसमें। एक होते हैं स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टेम मतलब होता है साइंस, याद रखिएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी ऐसे संस्थान जो इन 4 विषयों से संबंधित है, विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से, इंजीनियरिंग से और मैथमेटिक्स से संबंधित है, याद रखिएगा, इन विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें स्टेम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपके कोर्सेस होते हैं, यानी जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं, तो 2 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, एक है स्टेम और एक है नॉन स्टेम। स्टेम मतलब वो संस्थान जो साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से और आपके मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें काय में शामिल किया जाएगा, स्टेम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, स्टेम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल सैद्धांतिक शिक्षा सीमित नहीं करना है, इसका उद्देश्य होता है अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना। और दूसरा पाठ्यक्रम होता है, उसे कहते हैं गैर स्टेम पाठ्यक्रम। गैर स्टेम मतलब जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से हटकर होते हैं, जिसमें वाणिज्य, कला, व्यवसाय प्रबंधन, मानविकी, सामाजिक मामले शामिल होते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को गैर स्टेम में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो, ठीक है भाई, आपके वकील बनना चाहता है, ठीक है, जाने माने वकील बनना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो काय में शामिल होंगे? वो गैर स्टेम में शामिल होंगे। लेकिन किसी को मान लीजिए इंजीनियरिंग करनी है या किसी को मैथमेटिक्स में अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है, हाई मैथमेटिशियन बनना है इंडिया का, तो काय में पढ़ाई करेंगे? वो स्टेम में पढ़ाई करेंगे। तो स्टेम का फुल फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। तो कोर्सेज के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, स्टेम और नॉन स्टेम। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो काफी प्रचलित हैं, काफी फेमस होते हैं, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, याद रखिए, INI कहते हैं। क्या कहते हैं? INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, INI। तो भारत में कुल कितने संस्थान है? याद कर लीजिए। अगर अभी हाल फिलहाल बजट आने वाला है, अगर बजट में सरकार ने कोई नया संस्थान की अनाउंसमेंट कर दी कि इसको भी हम राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए कल शाम तक 5 बजे तक का डेटा मेरे पास है, कल शाम तक ये 159 संस्थान है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, बजट में आएगा तो मैं खुद अपडेट कराऊंगा आपको। तो 159 संस्थान वो संस्थान हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो पहली बात तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कुल कितने हैं? कुल मिलाकर 159 संस्थान हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के वो प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं जिन्हें भारत सरकार ने क्या किया है? एक विशेष अधिनियम के तहत, संसद के विशेष अधिनियम के तहत इन्हें स्थापित या घोषित किया है। स्थापित मतलब या तो नया संस्थान स्थापित कर दिया, और घोषित मतलब पहले से कोई संस्थान था उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया। तो 2 तरीके से राष्ट्रीय संस्थान बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हमेशा कौन से अधिनियम से संचालित होंगे? संसद के एक विशेष अधिनियम से संचालित होते हैं। ठीक है,
इनका लक्ष्य क्या होता है? ये कुशल जो विशेषज्ञ हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, मैनेजमेंट है, ठीक है, इनको तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, यानी ये संस्थान वो संस्थान है जो भारत के लिए, ठीक है, एक मैन पावर क्रिएट करते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोगों को क्रिएट करते हैं, जो देश की इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विज्ञान क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में काफी उन्नत काम करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति नहीं होगा। अब भोपाल में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनसे निकलने वाले लोग 10, 15, 20, 25 हजार की नौकरी करते हैं, लेकिन इन संस्थानों से निकलने वाले लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से निकलते हैं। यहाँ तक पहुंचना वैसे भी आसान नहीं होता, तो यहाँ से निकले हुए लोग कहीं ना कहीं देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और कितने संस्थान है? कुल मिलाकर 159 संस्थान हैं, ठीक है। इन्हें सामान्य जो विश्वविद्यालय की तुलना में क्या होता है, इनको ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त होती है। ये यूजीसी नियमों के तहत बंधे हुए हैं, लेकिन इनको ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त होता है। और ये संसद के अधिनियमों के द्वारा स्थापित होते हैं, याद रखिएगा। इन्हें समान आदेश से स्थापित नहीं कर दिया कि प्रधानमंत्री आए, फीता काटा और आदेश कल से ये संस्था राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये सरकारी आदेश से स्थापित नहीं हुए हैं, ये संसद के कानून पास करके स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनकी स्वायत्तता और बढ़ जाती है। यानी कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर एक स्थापित किए गए जिस किसी भी शहर में, तो वहां की सरकारें इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये स्वायत्त संस्थान होते हैं, संसद के अधिनियम से बनाए गए हैं। ये संस्थान अपना पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस, अपनी प्रवेश प्रक्रिया, अपनी परीक्षा प्रणाली खुद तय करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस है। ये अपनी डिग्री भी क्या करते हैं? स्वयं प्रदान करते हैं। इनके लिए किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति IIM अहमदाबाद से पढ़ा है या IIM इंदौर से पढ़ा है, तो उसकी डिग्री पर IIM इंदौर लिखा होगा, उसकी डिग्री पर DAV या बरकतुल्ला नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये अपनी डिग्री भी स्वयं प्रदान करते हैं, अपना पाठ्यक्रम भी स्वयं तय करते हैं, अपनी फीस भी स्वयं तय करते हैं, अपनी परीक्षा प्रणाली भी स्वयं तय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी फंडिंग कहां से होती है? इन्हें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से और अन्य मंत्रालयों से, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अन्य मंत्रालयों से भारी बजट प्राप्त होता है, ठीक है। भारत के सभी जो IIT हैं, NIT हैं, IIM हैं, वो सभी संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शामिल हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो हमारी उच्च शिक्षा संरचना में तीसरे स्तर पर आते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अब आप देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया 2017 में। उच्च शिक्षा की संरचना में कोर्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, एक नए प्रकार के संस्थान उभर कर सामने आए। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ साथ नए प्रकार के संस्थानों को बढ़ावा दिया गया 2017 में, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो हैं वो हायर एजुकेशन की संरचना का पार्ट है, वो पाठ्यक्रम यानी कोर्सेज या इंस्टीट्यूट का ही पार्ट है, ठीक है। वो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अलग हैं, वो संसद के अधिनियम से स्थापित हुए हैं। ये वो संस्थान हैं जिन्हें भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना 2017 के तहत अलग से दर्जा दिया गया है। यानी कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार ने 2017 के बाद से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ऐसा, इस जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि दुनिया के जो टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्थानों को लेके आना। आप हमेशा देखते होंगे जब भी लिस्ट आती है दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की, तो भारत के संस्थान टॉप 100, टॉप 200 में भी शामिल नहीं हो पाते। शुरुआत के टॉप 100 में, टॉप 10 में तो केवल ब्रिटेन के और अमेरिका के ही संस्थान होते हैं। हार्वर्ड होता है, येल होता है, स्टैनफोर्ड है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ठीक है, ब्रैकफोर्ड है, ये शामिल होते हैं। भारत का संस्थान टॉप 10, टॉप 50 में भी शामिल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ कारण तो है। इसलिए सरकार ने 2017 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। यानी कैसे भी करके अपने संस्थानों को इतना उन्नत बनाना कि हम जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की विश्व स्तरीय जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप 100 में अपने संस्थानों को शामिल कराना, ठीक है, ये पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को शामिल किया गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें सरकार ने यह कहा कि इस जो हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की योजना लॉन्च करी 2017 में, इसके तहत सरकार ने यह कहा कि कुल 20 संस्थानों को, इसमें 10 प्राइवेट होंगे और 10 सरकारी होंगे, ठीक है। 10 प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं होंगी यानी सरकारी संस्थान होंगे, और 10 क्या होंगे? प्राइवेट विश्वविद्यालय या प्राइवेट संस्थान होंगे। उन्हें चुना जाएगा, यानी कुल मिलाकर 20 संस्थानों को चुना जाएगा। लेकिन चुना कितना गया? चुने गए हैं केवल वर्तमान तक, अभी तक केवल 12 संस्थानों को ही दर्जा प्राप्त हो पाया है। इन संस्थानों को सरकारी नियमों, यूजीसी के निरीक्षण,
पाठ्यक्रम संबंधी पाबंदियों से लगभग पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। यानी इन पर यूजीसी का कोई कंट्रोल नहीं, ये संस्थान स्वायत्त हैं, 100% स्वायत्त हो चुके हैं। ठीक है, ये किसी भी पाबंदी के अंतर्गत नहीं आते, यूजीसी के कोई रेगुलेशन इन पर लागू नहीं होते। साथ ही साथ इन संस्थानों को याद रखिएगा, सरकार की ओर से हर 5 वर्ष में 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी 5 वर्षों के दौरान इन संस्थानों को, हर एक संस्थान को, सोचिए। ठीक है, तब जाके हमारी संस्थानें उतनी उन्नत हो पाएंगी कि वो टॉप 100 में ग्लोबल रैंकिंग में आ सकें। लेकिन जो चुनने का लक्ष्य था 2017 में, इस योजना के तहत 20 संस्थानों को चुनना था, लेकिन सरकार को 20 संस्थान भी नहीं मिले। कितने मिले हैं? केवल 12 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त हो पाया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि इन संस्थानों में 30% क्या होंगे? विदेशी छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। यानी अगर इसमें टोटल इंस्टीट्यूट में अगर इतने स्टूडेंट हैं, उस मान लीजिए 1000 बच्चे किसी संस्थान में पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये संस्थान लगभग 300 विदेशी बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। साथ ही साथ इनकी 25% फैकल्टी विदेशी शिक्षकों की नियुक्त कर सकते हैं। यानी कुल फैकल्टी में 25% फैकल्टी इनकी विदेशी हो सकती है। कुल बच्चों में से, कुल जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें से 30% विदेशी बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इन संस्थानों में ये शर्तें तय की गई हैं। अब कुल मिला के 12 संस्थानों को दर्जा मिला है, तो 12 संस्थान कौन से हैं? अब ये लिस्ट भी पूरी गवर्नमेंट की साइट पर डली हुई है, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर डली है। तो इसलिए हर जगह पे जाकर गूगल, विकिपीडिया या चैट जीपीटी, ठीक है, को पायलट, इस प्रकार की चीजों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भारत सरकार की साइट से जाके से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। मार्केट में कोई किताब नहीं है, सब के सब बेकार, कुछ भी कचड़ा भर देंगे। इससे अच्छा भारत सरकार की साइट है, स्टेट गवर्नमेंट की साइट है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या कहीं से भी अपनी मैं तो कोशिश यही होगी आपकी कि अगर आपके पास समय है तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, नहीं है तो फिर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मार्केट में बिकने वाली किताबों पर डिपेंड मत होइए। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आजकल, 200 रुपए, 250 रुपए, 199, ठीक है, इस प्रकार की टेस्ट सीरीज से दूर रहिए, ये कुछ भी परोस देंगे आपके सामने। अब जो 12 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है, उसमें से कौन कौन संस्थान है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 12 संस्थाएं हैं तो 12 संस्थानों के नाम याद रखना आसान होता है। पहला है बीएचयू, कहां पर है? बनारस में, जाना माना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा है खड़गपुर आईआईटी है। तीसरा है बिट्स पिलानी। चौथा है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहां पर है? बेंगलुरु में। ये संस्थान तो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भारत के टॉप संस्थानों की बात आती है, इस संस्थान का नाम टॉप 5 में आता है हमेशा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास है, ठीक है, मणिपाल इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट संस्थान है, लेकिन इसको भी शामिल किया गया है क्योंकि हमने कहा ना कि 10 सरकारी हो सकते हैं और 10 प्राइवेट हो सकते हैं। 6 हो गए। 7वां क्या है? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, और शिव नडार, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है, डी यूनिवर्सिटी है, याद रखिए इसको भी दर्जा मिला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 इसमें प्राइवेट हैं 12 में से, और 9 कैसी हैं? 9 इसमें सरकारी हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पर है? ये कहां पर है आपका? सोनीपत में है। शिव नडार कहां पर है? याद रखिए एचसीएल के चेयरमैन है ये, इनकी विश्वविद्यालय अपने आप में। ये कहां पर है? ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आईआईटी कौन कौन से? आईआईटी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से भी कौन कौन सी आईआईटी एमिनेंस में शामिल किए गए, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? अब आते हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर समान बुनियादी ढांचा। जैसा अभी आपने देखा था कॉलेजों की स्थापना का ढांचा पढ़ा था हमने, ऐसे ही विश्वविद्यालयों की स्थापना का ढांचा क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। तो नए विश्वविद्यालय अगर आपको स्थापित करना है, नए कॉलेज की बात नहीं हो रही है, विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। अगर नए विश्वविद्यालय स्थापित करने हैं तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है कम से कम शहरी क्षेत्र में 5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू हो सकता है। कॉलेज के मामले में क्या था? कॉलेज के मामले में शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ और आपके ग्रामीण क्षेत्र में 3 एकड़, 3 से 5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में यह नियम बदल जाता है। विश्वविद्यालयों में शहरी इलाकों में कम से कम 5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 से 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। दूसरा, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की जमा राशि अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलनी है या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा चाहिए तो कम से कम 10 से 25 करोड़ की आपको जमा राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा
शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 का अनुपात होना चाहिए, यानी हर एक 20 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल एक्सेस के साथ साथ उच्च स्तरीय लैब और शोध सुविधा होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ शर्तें हैं जिनको अनिवार्य बनाया गया है विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है, उच्च शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, उच्च शिक्षा की संरचना क्या है। संरचना को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है शैक्षणिक स्तर पर, जिसमें हम यूजी, पीजी और पीएचडी होता है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होता है। और दूसरा होता है प्रशासनिक स्तर पर, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें 3 स्तर होते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पाठ्यक्रम। फिर हमने देखा कि विश्वविद्यालय स्तर पे क्या होता है। विश्वविद्यालय 4 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संरचना है, ठीक है, ये राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। फिर हमने निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय को लेकर क्या मान्यता है ये भी देखा। इसके बाद हमने देखा कॉलेज। कॉलेज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समृद्ध कॉलेज होते हैं जो जुड़े होते हैं किसी विश्वविद्यालय से, दूसरे होते हैं स्वायत्त कॉलेज यानी ऑटोनोमस कॉलेज, और तीसरे होते हैं घटक कॉलेज। फिर हमने देखा कॉलेजों की मान्यता कैसे मिलती है, किसी भी कॉलेज को स्थापित करने का नियम क्या है, तो नियमों को हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा पाठ्यक्रम यानी कोर्सेज या इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टेम, STEM, और दूसरे होते हैं गैर स्टेम। फिर हमने देखा इन इंस्टीट्यूट में भी कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, NII कहलाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपके इंपोर्टेंस कहते हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान क्या होते हैं, इनकी सुविधाएं क्या मिलती हैं। फिर हमने देखा कि सरकार ने 2017 में शुरू किया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जिसमें कुल मिला के 12 संस्थान वर्तमान में शामिल हैं, जिसमें सरकार इसमें प्रत्येक 5 वर्षों में 1,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है, जिसका लक्ष्य है कि भारत की दुनिया के 100 संस्थानों में भारतीय संस्थानों को शामिल कराना। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 12 संस्थान शामिल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में। फिर हमने देखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि विश्वविद्यालय स्थापित करने के नियम क्या हैं, जमीन कितनी होनी चाहिए, छात्रों का अनुपात कितना होना चाहिए, इन सब बातों को जाना। ठीक है, और जमा राशि कितनी होनी चाहिए, डिपॉजिट कैपिटल कितना होना चाहिए, इन सब बातों को जाना। ठीक है, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, तकनीकी शिक्षा क्या होती है, मेडिकल शिक्षा, प्रबंधकीय शिक्षा, ये उच्च शिक्षा के प्रकार होते हैं। क्लियर यहां तक? तो संरचना के संदर्भ में हमने हमेशा जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा है उस पर फोकस किया, क्योंकि अगर उपलब्ध कराए गए डेटा को अगर आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ सकती हैं। मार्केट में जो चैट जीपीटी आ गया आजकल, तो बकवास चीज। ठीक है, इसके अलावा लोग मार्केट में 50 किताबें आ जाएंगी, कुछ भी किताबें, कई किताबें तो ऐसी होंगी 3 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, जो बचा हुआ स्टॉक होगा, उसी स्टॉक का पहला पेज चेंज करके, कवर पेज चेंज करके छापना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंदौर में खासकर ये खूब होता है। और ज्यादातर तो क्या होगा अभी आपको, क्योंकि हमने देखी है, एक मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है क्योंकि ये वाले नोट्स हमारे डाउनलोड हो सकते हैं, प्रिंटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं टेलीग्राम पर, तो याद रखिएगा जिस दिन भी मुझे टेलीग्राम पे अगर ये कोर्स दिखा, मटेरियल दिखा, उसी दिन मैं इसको बंद कर लॉक कर दूंगा, फिर आपको केवल एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड होगा कोर्स, फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप डिटेल इसको सोच रहे हैं, समाज सेवा करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसको शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, सबका भला हो जाएगा, जिसकी पदों की संख्या 15 है, तो पदों की संख्या ही 15 है, तो कम से कम इस कोर्स को ऐसी जगह पर मत जाने दीजिए। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इतना सक्षम नहीं है कि फीस सबमिट कर सके, किताब खरीद सके, उसको जरूर दे दीजिए। लेकिन इंदौर में बैठे संस्थानों के लिए, भोपाल में खोले, MP नगर में बैठे संस्थानों के लिए कोर्स को बाजारू मत बनाइएगा, नहीं तो कई ऐसे संस्थान है जो यहाँ से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और फिर बड़े बड़े अपने छापना, PDF बेचना शुरू कर देते हैं अपने चैनलों पर। ठीक है, उन संस्थानों से बचने की कोशिश करनी है हमें। चलिए इसके अलावा अभी हमने जो चार्ट देखा था, उस चार्ट को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि विश्वविद्यालयों का चार्ट हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था। ठीक है, तो कितने विश्वविद्यालय हैं? 1394 विश्वविद्यालय, ये हमने पढ़ा था। कॉलेज कितने हैं? 93,179 कॉलेज हैं। ये कहां से प्राप्त किया है हमने? ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से डेटा प्राप्त किया है। इसके अलावा स्टैंड अलॉन समझ में आ गया होगा आपको कि भाई कौन से संस्थान है, संबद्ध कौन से हैं और स्वायत्त कौन से हैं, उन सबकी बात होती है इसमें। ठीक है अब यूनिवर्सिटी देखिए, यहां से चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, याद रखिएगा, इस चार्ट से खूब क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सेंट्रल विश्वविद्यालयों की बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 56 हैं।
ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? 159 हैं। इसके अलावा राज्य की पब्लिक जो सरकारी राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय कितने हैं सरकारी, वो कितने हैं? 483। और प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने हैं, निजी विश्वविद्यालय कितने हैं भारत में? 529। ओपन विश्वविद्यालय कितने हैं? ओपन विश्वविद्यालय हैं 17। जैसे मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है बस। तो राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय कहां पर है? 17 है। ठीक है, सॉरी राजा भोज नहीं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है सरकार में? 17 है। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? कुल मिलाकर 41 हैं, लेकिन ये सरकारी हैं। प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 89 हैं। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? एक ही है, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, इग्नू। इग्नू को हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, कब स्थापित हुआ था, क्या बना था, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? इग्नू है। इग्नू कितने हैं? केवल एक ही है। प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी भी एक ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए कई सारे संस्थानों का डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एफिलेटेड कॉलेज कितने हैं? 94। आपके टोटल कॉलेज कितने हैं? 53,189 हैं। इसमें संबद्ध कॉलेज कितने हैं? 49,000। ठीक है, 255 है। इसके अलावा आपने पढ़ा था घटक कॉलेज कितने हैं? 2448 हैं। ऑफ कैंपस कॉलेज कितने हैं? 243 हैं। रिकॉग्नाइज सेंटर कितने हैं? 1053 हैं। तो ये सारा डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये डेटा सही तो याद नहीं हुआ, अनावश्यक डेटा कहीं से भी उठाना मत कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की साइट से ही डेटा उठाइए, सबसे सही तरीका रहता है। ठीक है। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? अभी ऐसे कई सारी चीजें आएंगी, ये सारा डेटा फिर से उभर कर सामने आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत व्यापक सिलेबस है अपने आप में। कई सारे संस्थान बहुत डिटेल में पढ़ने हैं अभी आपको जाकर। ठीक है, रिसर्च R&D कितने हैं? R&D कुल मिलाकर 262 हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एम्स कितने हैं? कुल मिलाकर 20 एम्स हैं। IIT कितने हैं? 23 हैं। NIT कितने हैं? 31 हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, सारा डेटा भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, संरचना पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, संरचना के बाद हमने देखा था कि भाई आपके एमिनेंट कितने हैं और विश्वविद्यालयों के नियम क्या हैं। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिला के 20 प्रश्न हैं इसमें, इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो डेली याद रखिएगा, डेली जो हम टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे उसके 20 प्रश्न यही सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। देखिए 20 कौन सी क्यों देख लीजिए पहले। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र आकार की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर रखता है? तो अमेरिका और चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? उच्च शिक्षा के मामले में तीसरा स्थान है। ठीक है, आंसर किए, जवाब देते जाइए सभी लोग। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में विजिटर की भूमिका कौन निभाता है? तो सेंट्रल विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होती हैं, इसमें विजिटर कौन होते हैं? विजिटर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अब किस डिग्री को समाप्त कर दिया गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एमफिल की जो डिग्री होती है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत प्राप्त होता है? तो अगर किसी भी संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना है तो कौन सी धारा के तहत प्राप्त होगा? 1956 की धारा है यूजीसी नियम की धारा 3 के तहत यह दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक समृद्ध कॉलेजों की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना है? तो एफिलेटेड कॉलेजों को समाप्त करने का लक्ष्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या रखा गया है? आने वाले 15 वर्षों में, यानी 2035 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की घोषणा किसके माध्यम से की जाती है? तो राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करता कौन है? यूजीसी के आदेश पर, संसद के अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के द्वारा। तो राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं, याद रखिएगा, वो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित होते हैं। अगला है निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्राइवेट विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, इन्हें सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, ये कॉलेजों को एफिलिएटेड कर सकते हैं, इन्हें यूजीसी रेगुलेशन 2003 का पालन करना होता है। सबसे गलत कौन सा है इसमें? ये गलत है, ये एफिलिएटेड कॉलेज स्थापित या संस्थान स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेम पाठ्यक्रमों में कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स।
ठीक है, इसमें क्या शामिल नहीं होगा, इसमें मैनेजमेंट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूजीसी के नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो अनुपात क्या होना चाहिए? 1:20 होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के तहत सार्वजनिक संस्थानों को 5 वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो याद रखिएगा 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी हमने सारे टॉपिक कवर किया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग कितने गुना वृद्धि हुई है? तो विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6% 6 गुना की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों की संख्या में याद रखिए 60 गुना वृद्धि हुई है। अगला है, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति सामान्यतः कौन होता है? तो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, इसके चांसलर कौन होते हैं? इसके चांसलर होते हैं राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तर पर 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? अगर 1 साल का पूरा करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का पूरा करने पर डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अनिवार्य की गई परीक्षा सीयूटी का पूर्ण नाम क्या है? तो सीयूटी का पूरा नाम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, घटक कॉलेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घटक कॉलेज क्या होते हैं? याद रखिए ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, ये सीधे विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होते हैं, ये अपनी डिग्री स्वयं प्रदान करते हैं, इनका यूजीसी से कोई संबंध नहीं होता। घटक कॉलेज तो अपने आप में क्या होते हैं? विश्वविद्यालय का ही हिस्सा होते हैं, याद रखिएगा, ये सीधे विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होते हैं। किसी नए महाविद्यालय की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम कितनी भूमि होनी चाहिए? विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है। तो नया महाविद्यालय स्थापित करना है तो शहरी क्षेत्र में कम से कम 2 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। ठीक है, अगर विश्वविद्यालय की बात होती तो कम से कम 5 एकड़ की भूमि चाहिए होती। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त करने वाले कुल संस्थानों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कितना निर्धारित किया गया है? तो कुल कितने संस्थानों को आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिलेगा? 10 सरकारी होंगे, 10 प्राइवेट होंगे, यानी कुल मिलाकर 20 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में केवल 12 संस्थानों को दर्जा प्राप्त हो पाया है। भारत में उच्च शिक्षा का तृतीय स्तर किसे कहा जाता है? तो एक तो प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, और फिर होती है कॉलेज और आपके विश्वविद्यालयों की शिक्षा, इसे तीसरा स्तर कहा जाता है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संस्थान को कम से कम कितना पुराना होना चाहिए? नवीनतम जो रेगुलेशन एक्ट है, नया यूजीसी का नया जो एक्ट है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर 2023 में लाया गया था, उसके अनुसार पूछा गया है। तो किसी भी संस्थान को अगर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम उसे 20 वर्ष होना चाहिए, यानी 20 वर्ष पुराना होना चाहिए। स्वतंत्रता के समय 1947 भारत में कितने विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 1947 में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत स्वतंत्रता के समय भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल कितनी थी? केवल 20 विश्वविद्यालय थे भारत में। ठीक है, तो यह है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जानने समझने का काम किया। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो किससे संबंधित था? वो एक लेक्चर हमारा सुबह 10 बजे हुआ था, समान जीके से संबंधित था, समान ज्ञान से संबंधित, और दोपहर 3 बजे हमारा लेक्चर शुरू हुआ विश्वविद्यालय शिक्षा और संस्थान प्रशासन से संबंधित, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 1 की शुरुआत करी है। और हम जो भी पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, याद रखिएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक था उच्च शिक्षा की संरचना एवं प्रकार। तो हमने उच्च शिक्षा का अर्थ और संरचना पढ़ी है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अच्छा लगा होगा और आपके भटकने से आपको रोकेगा कि अनावश्यक डेटा इकट्ठा करने, मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज को उठा लेने से या किताब खरीदने से पहले एक बार हमारे 4 से 5 लेक्चर जरूर देखिएगा। 4 से 5 लेक्चर के नोट्स हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और वीडियो भी अपलोड करेंगे, और नोट्स भी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे। उसको देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मानते हैं कि हमारा कोर्स महंगा है, 3000 रुपए का कोर्स है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पोस्ट इतनी कम है तो वो पदों की संख्या से पैसे कोर्स की फीस तय करते हैं। भाई पदों की संख्या कम है तो क्या हुआ, पाठ्यक्रम देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, और कहीं पाठ्यक्रम अगर कॉपी पेस्ट तो है नहीं। मार्केट में किताब भी लेने जाएंगे तो भोपाल की कोई एकेडमी होगी या इंदौर के कोई महेश्वरी जी होंगे, 800 पेज की, 1000 पेज की, 800-900 पेज किताबें आती हैं जिसमें कचड़ा भरा होता है, जिसमें सीधा गवर्नमेंट के गजट से चीजों को कॉपी पेस्ट करके छाप दिया जाता है।
यानी थोड़ी मेहनत भी नहीं करते कि स्टूडेंट के अनुसार चीजों को सिस्टमेटिक रूप से जमा तो नहीं कम से कम किताब में, केवल कॉपी पेस्ट कर देना और फिर फालतू के पीछे 50-100 क्वेश्चन लगा देते हैं, जो क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में दिखते भी नहीं है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको पूरा, जो आप अगर देखा जाए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की किताब भी खरीदेंगे तो 1000-1500 रुपए खर्च करेंगे। इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, डेली के 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, संडे के संडे टेस्ट होगा, जो भी चीज आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाई जाएगी, संडे को छुट्टी रहती है, टेस्ट होता है। और हमारा सिलेबस 10 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। पेपर आपका मई में है, 10 अप्रैल को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा समय काय पे खर्च होगा, पूरा समय टेस्ट सीरीज चलेगी जब तक पेपर नहीं हो जाता। ठीक, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो नोट्स होंगे वो प्रिंटेबल होंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या इसमें? हाँ दीपक जी, कोई समस्या? तो बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए और सही तरीके से आपको मालूम हो कि डेटा कहां से यूज करना है, डेटा कहां से निकालना है, पूरा रिसर्च करना अगर आपको आता है कि क्या काम की बातें हैं, कौन सी बातें बेकार की बातें हैं, ये अगर आपको तरीका मालूम है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की। ठीक है, मालूम है कि पोस्ट कम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, लेकिन एक तरीका होता है कि हम केवल 4-5 महीने बेकार की चीजों में खर्च कर दें। एक तो तरीका होता है कि हम कम से कम अपना सिलेबस तो पूरा कर लें। तो 10 इकाइयां सेकंड पेपर में और 5 इकाई फर्स्ट पेपर में अगर आपने पूरी की हुई है और सिलेबस के पेपर के 1 महीने पहले ही आपने तैयार करके रखा हुआ है, कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो फिर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस के लिए 50 संस्थान कुछ भी जारी करेंगे, 200 रुपए 199 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कोर्स कर लीजिए। कोर्स के अंदर ही पेपर कराए जा रहे हैं, संडे टेस्ट पेपर भी होगा और बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद 10 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल से टेस्ट सीरीज भी होगी। वो टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी, डेली चलेगी, जिसमें डेली 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके के और 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है, पेपर नंबर सेकंड के होंगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का लेक्चर में शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे हम शुरुआत करेंगे उच्च शिक्षा संस्थानों के, उच्च शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो आज हमने पढ़ा उच्च शिक्षा का अर्थ और संरचना, कल हम पढ़ेंगे प्रकार के बारे में। ये जो टॉपिक है वो ये पीडीएफ है, ठीक है, इसे हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, इसे ओपन रखा जाएगा, यानी हर व्यक्ति एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीडियो को और आपके लेक्चर को देख सकता है। लेकिन अगर सारे लेक्चर देखने हैं तो फिर आपको, ठीक है, कोर्स परचेस करना होगा। लेकिन शुरुआत के 4 से 5 लेक्चर सभी के लिए निःशुल्क होंगे, यानी हर व्यक्ति जाकर डेमो देख सकता है और उसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है आपको तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर, जो आपको पढ़ाया गया है उच्च शिक्षा का अर्थ और उस शिक्षा की संरचना के संदर्भ में। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो बने रहिए हमारे साथ। तो सुबह 10 बजे क्लास होगी हमारी एमपीजीके की और सेकंड पेपर की क्लास होगी दोपहर 3 बजे। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।